हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 9 साइंस विच इज साउंड। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी टॉपिक and in the last we will do some numericals. So friends, in this video we are going to discuss all these topics which I have written on the board. So the first topic is production of sound. ये sound वो produce कैसे होती है। हम अपनी daily life में इतनी varieties of sound, इतनी types of sound सुनते हैं। So how that sound is produced. Then next topic, propagation of sound. कि जो sound है वो source, from the source of sound or to the listener कैसे travel होती है। How the sound is traveling from the source of sound to the listener. How sound propagates. Then there are 4 subtopics. इस topic में 4 subtopics हैं. First one is sound needs a medium to travel. Sound को travel करने के लिए एक medium चाहिए. वो medium solid हो सकता है, liquid हो सकता है, gas हो सकता है. Sound vacuum में travel नहीं कर सकती. So इस topic के बारे में understand करेंगे. Then sound wave is a longitudinal wave. जो sound wave है वो एक longitudinal wave है. So about this we will understand. Then characteristics of a sound wave. एक sound wave की क्या क्या characteristics होती हैं. Then speed of sound in different media. Speed of sound will be different in solid, will be different in liquid, and it will be different in gases at different temperatures. So इस speed of sound के बारे में हम discuss करेंगे different media में, मतलब different in solid, different in liquid, different in gas. Then third topic, reflection of sound. जैसे light reflect होती है किसी भी surface को hit करने के बाद, वैसे ही sound भी reflect होती है. So there are 3 subtopics here. First one is echo. सो इको, जब भी आप किसी टॉल बिल्डिंग में होते हो या फिर माउंटेनियस एरिया में होते हो, सो वहां पे आपको अपनी खुद की वॉइस जो है वो रिपीट होके सुनाई देती है. आपने जो कुछ भी आप बोलोगे तो वो रिपीट होके सुनाई देगा. देयर विल बी रिपीटिशन ऑफ योर ओन वॉइस. दैट इज नथिंग बट इको. फाइन. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन क्या होता है? जब भी आप किसी कॉन्सर्ट हॉल में या ऑडिटोरियम में होते हो, सो वहां पे आपको आपकी खुद की आवाज काफी देर तक परसिस्ट करती है, काफी देर तक सुनाई देती है. दैट इज नथिंग बट रिवर्बरेशन. वी ऑफन कंफ्यूज इन दिस टर्म्स इको एंड रिवर्बरेशन. इको है रिपीटिशन ऑफ योर वॉइस एंड रिवर्बरेशन इज परसिस्टेंस ऑफ योर वॉइस. फाइन. देन अगला टॉपिक, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसके डेली लाइफ में बहुत यूजेस हैं, तो इन यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन फोर्थ टॉपिक, रेंज ऑफ हियरिंग. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए एक रेंज है हियरिंग के लिए. वो उस रेंज से कम की साउंड नहीं सुन सकते और हम उस रेंज से ज्यादा की साउंड भी नहीं सुन सकते. देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिट, अ लोएस्ट लिमिट एंड अ अपर लिमिट. उस लिमिट के अंदर की साउंड को हम सुन सकते हैं. दैट इज द रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स. देन फिफ्थ टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हियर इज वन सब टॉपिक, सोनार. सो दिस इज अ एक्रोनियम. इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अबाउट दिस वी विल डिस्कस. देन लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन बॉडी में वो ऑर्गन जो सारी साउंड को रिसीव करता है, सारी साउंड को इंटरप्रेट करता है, उस ऑर्गन के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए. दैट इज ईयर. सो वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ह्यूमन ईयर. Then in the last we will do some numericals as well. So friends, let's start with our first topic, which is production of sound. So friends, let's start with our first topic, which is production of sound. So first we need to know that what is sound. Sound क्या है? Sound is a form of energy. It is a form of energy. जैसे दूसरी types of energy होती है, mechanical energy, light energy, heat energy, वैसे ही sound energy होती है. So sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. So the sensation of hearing in our ears, it is nothing but sound energy. तो ये साउंड एनर्जी की डेफिनेशन है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. सो क्वेश्चन है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. हम अपनी डेली लाइफ में इतनी टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं. साउंड ऑफ ह्यूमन, साउंड ऑफ बर्ड्स, ऑफ टेलीविजन, ऑफ रेडियोज, ऑफ मशीन्स, एक्सेट्रा. सो देयर आर many types of sound that we hear in our daily life. So the question is how that sound is produced. So आंसर है
साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन या फिर ऑस्किलेशन। वाइब्रेशन होता क्या है? इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, to and fro motion. So now what is this to and fro motion? You must have seen a pendulum or you must have seen a swing. So that swing is actually doing a oscillation or vibration. It is a to and fro motion. Pendulum में क्या होता है? वो जो pendulum होता है वो पहले एक to जाता है और फिर fro जाता है, पहले forward and then backward. So that is to and fro motion. तो जब भी कोई object to and fro motion करेगा means it is doing oscillation or you can say vibration. And whenever an object will vibrate, it will do vibration, that object will produce sound. Examples can be human voice. Human voice कैसे produce होती है? By the vibration of our vocal cords. जब हमारे vocal cords vibrate करते हैं तो human voice produce होती है. You can stretch a rubber band. एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो और जब आप उसको टच करोगे तो वो रबर बैंड वाइब्रेट होगी और वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. Another example can be when you are listening music in your music system. So that front portion, जो आगे वाला portion होता है speaker, it is vibrating. You can put your hand and you can observe that front portion, that speaker, it is vibrating. That's why sound is produced from that music system. So ये various examples हैं कि sound कैसे produce होती है. By vibration. Sound will be always produced by the vibration of object, and vibration is to and fro motion. Fine. So this was a very simple and easy topic, production of sound. Now let's move on towards our next topic, which is propagation of sound. So friends, now let's discuss about our topic, which is the production of sound. Sound कैसे propagate करती है, कैसे travel करती है from the source of sound to the listener. So साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. लेकिन सबसे कॉमन मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इट इज एयर. एयर सबसे कॉमन मीडियम है प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. फाइन. तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क का. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट. व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट इज वाइब्रेटिंग इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड. ये आपको पता है. सो नाउ ट्यूनिंग फॉर्क इज द इंस्ट्रूमेंट हियर और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इसको सोर्स ऑफ साउंड और द ह्यूमन ईयर, द ह्यूमन एज द लिसनर. सो हम अभी इस एरिया की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ साउंड एंड द लिसनर. सो लेट्स से कि इन दोनों के बीच में ये सब एयर पार्टिकल्स हैं. एयर पार्टिकल्स तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच में. सो उनके बीच में ये एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. और जब जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगा और फिर बैकवर्ड मूव करेगा. सो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क फॉरवर्ड मूव करेगा तो जो एयर पार्टिकल्स जो फ्रंट में होंगे ऑब्जेक्ट के वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. एक लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी. फिर जब एक लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे वो दूसरी लेयर को हिट करेगी. जो दूसरी लेयर है एयर पार्टिकल्स की वो हिट होंगे, फिर वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. फिर ऐसे ही जो सेकेंड लेयर है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी. सो जब सेकेंड लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगी वो थर्ड लेयर को हिट करेगी. थर्ड लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड दिस विल कंटिन्यू बिटवीन द एयर पार्टिकल्स अंटिल द डिस्टर्बेंस दिस वाइब्रेशन रीचेस आवर ईयर. तो क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है, तो उसके सामने जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ इट वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. अब जब कुछ एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे उनके सामने वाले एयर पार्टिकल्स को वो हिट करेंगे और फिर वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. ऐसे ही ये वाइब्रेशन पास ऑन होती रहेगी, ये डिस्टर्बेंस पास ऑन होती रहेगी और हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी. पार्टिकल्स खुद जाके हमारे
हमारे ईयर में एंटर नहीं होते हैं। पार्टिकल्स की जो ये डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस होती है वाइब्रेशन की वजह से, ये हमारे ईयर तक पहुंचती है। पार्टिकल्स खुद जाके हमारे ईयर्स में एंटर नहीं होते हैं, वो खुद ट्रैवल नहीं करते। जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन कॉज होती है ऑब्जेक्ट की वजह से, वो हमारे ईयर तक पहुंचती है और वो हमारे ईयर ड्रम को हिट करती है, इसीलिए हमें साउंड सुनाई देती है। फाइन, सो दिस इज द बेसिक, दिस इज हाउ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड हैपेंस, दिस इज हाउ साउंड प्रोपेगेट्स। फाइन, सो अब क्या, अब हमने, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत क्राउडेड है और यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो लेस क्राउडेड है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये ऐसा क्यों होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो आगे भी मूव होता है और पीछे भी मूव होता है, फॉरवर्ड भी मूव होता है और बैकवर्ड भी मूव होता है। सो जब ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वाइब्रेट करता है, सो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और एक रीजन फॉर्म हो जाता है एयर में विच इज हैविंग हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेंसिटी एयर पार्टिकल्स की ज्यादा है, क्योंकि जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे मूव होगा तो एक रीजन फॉर्म हो जाएगा एयर में जहां पे हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होगा। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन। फाइन, तो जब यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव हुआ तो यहाँ पे रीजन फॉर्म, एयर में जो एयर पार्टिकल्स का एक रीजन फॉर्म हो गया कंप्रेशन। फिर जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो आगे भी मूव होता है और पीछे भी मूव होता है। फिर जब ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव करेगा तो ये रीजन फॉर्म होगा विच इज हैविंग लेस डेंसिटी एंड लेस प्रेशर, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। दिस इज रेयर फ्रैक्शन। और ये दोनों रीजन्स हमेशा अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, ये अल्टरनेट होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। सो ये क्यों होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करते टाइम फॉरवर्ड मूव होता है तो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर का एक रीजन फॉर्म हो जाता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे मूव करता है तो ये रीजन फॉर्म हो जाता है विच इज हैविंग लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर, जिसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। फाइन, नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अभी हमने सीखा कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करते हैं और हमारे ईयर्स तक पहुंचता है। तो साउंड, जो पार्टिकल्स हैं वो तो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन है, वो कैरी ऑन होती है हमारे ईयर तक। तो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, एक वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वही आगे बढ़ रही है। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन तो कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया तो जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहे हैं या फिर पार्टिकल्स वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वो मोशन कर रहे हैं, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है सो दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ये हमने चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा था। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा था और उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स ने भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया, तो एयर पार्टिकल्स में मोशन कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं, तो एयर पार्टिकल्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है मीन्स दे आर हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो मोशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई उनके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, इसीलिए उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। Fine. So this was the concept we have learned here, that the sound travels in the form of a wave, और sound waves को mechanical waves भी बोलते हैं। जब sound propagate होती है तो air में region form होता है compression, which is having high density and high pressure, और फिर region form होता है which is having low density and low pressure, known as rarefaction. So this is the concept of the
प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ इस टॉपिक में हमारे यहाँ पे 4 सब टॉपिक्स हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक विच इज sound needs a medium to travel. So friends, now let's discuss about our sub topic which is sound needs a medium to travel. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए, एंड दैट मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा, ना एयर का, ना सॉलिड का, ना लिक्विड का, कोई पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा, कोई मीडियम ही नहीं होगा, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसलिए स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। सेम ऑन मून, मून पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है, दैट्स व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल ऑन मून एज वेल। Fine. So this was a very easy and small topic that sound always need a medium to travel. Now let's discuss about our next subtopic which is sound waves are longitudinal waves. So friends, now let's discuss about our topic sound waves are longitudinal waves. जो sound waves हैं वो longitudinal waves होती हैं। So सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि longitudinal waves होती क्या हैं। So in this chapter there are 2 types of waves, longitudinal waves and transverse wave. So सबसे पहले हम दोनों में difference understand करेंगे। So which are longitudinal waves? In these waves, individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of wave propagation. So ये definition क्या कह रही है कि longitudinal waves वो होती हैं जहाँ पे जो individual जो particles होंगे medium के, medium कुछ भी हो सकता है, solid भी, liquid भी या gas भी। So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स होंगे उस पर्टिकुलर मीडियम की, उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, साउंड वेव प्रोपगेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी मूवमेंट करेंगे। उन दोनों की जो डायरेक्शंस है वो पैरेलल होंगी और इन वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। और अभी हमने यही पढ़ा था कि जो साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, जो वेव की जो प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है और जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, दोनों की डायरेक्शंस पैरेलल थी, वेव प्रोपगेशन की और मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स की, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल थी। इसीलिए साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है जहां पे जो डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। फाइन। सो साउंड वेव्स में ऐसा ही होता है, जो साउंड की डायरेक्शन है वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम, इसलिए साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है वेव्स का? ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी होती है? इन दीज वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मेन पोजीशंस in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों वेव्स में। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, और पैरेलल जो मीन्स जो दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहेगा हमेशा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शंस पैरेलल हैं और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सो ट्रांसवर्स वेव के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे जब भी आप किसी वाटर बॉडी, पॉन्ड या फिर लेक में कोई पेबल या पत्थर ड्रॉप करोगे तो आपने जो पेबल ड्रॉप किया है वो तो ग्राउंड की तरफ ड्रॉप किया, लेकिन जो वेव्स क्रिएट होती है वो कहाँ पे क्रिएट होती है? वाटर की सरफेस पे। आपने पेबल को ग्राउंड की तरफ ड्रॉप किया, लेकिन जो वेव्स क्रिएट हुई वो भी वाटर की सरफेस पे क्रिएट हुई। सो दोनों की डायरेक्शंस क्या हुई? परपेंडिकुलर, दे फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल, क्योंकि आपने उसको ग्राउंड की तरफ ड्रॉप किया लेकिन जो वेव्स वाटर की सरफेस पे क्रिएट हुई। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, longitudinal waves and transverse wave. So this we have discussed the topic that sound waves are longitudinal waves. I hope you have understood it. Now let's talk about our next subtopic, which is characteristics of a sound wave.
So friends, now let's discuss about our sub topic which is characteristics of a sound wave. एक sound wave की क्या क्या characteristics होती हैं. So एक sound wave को graphical form में, graphic form में हम उसको कैसे represent करेंगे? ऐसे इस form में हम एक sound को graphically represent करेंगे. So अब यहाँ पे इस फिगर में आप क्या देख सकते हो, एक यहाँ पे एक हिल टाइप स्ट्रक्चर है और फिर यहाँ पे एक वैली टाइप स्ट्रक्चर है. सो जो ये हिल टाइप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है? कंप्रेशन, जहां पे एयर पार्टिकल्स बहुत क्राउडेड थे, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर. ये कंप्रेशन वाला एरिया जो आप हिल टाइप देख रहे हो. और जो ये वैली टाइप है, ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन, जहां पे जो एयर पार्टिकल्स थे या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो पार्टिकल्स किसी भी मीडियम के हो सकते हैं, वो लेस क्राउडेड थे. अ रीजन विद लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर. तो ये रेयर फ्रैक्शन का एरिया है और ये कंप्रेशन का. सो इस फिगर में जो ये कंप्रेशन की जो ये पीक टाइप है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं. दिस इज नोन एज क्रेस्ट. ये पीक ऑफ दैट कंप्रेशन. And the peak of this valley type rare fraction, it is known as trough. So ये दोनों टर्म्स है, आपको याद रखनी है. जो ये पीक है कंप्रेशन की, that will be crest, और जो ये सबसे बॉटम पार्ट ऑफ द रेयर फ्रैक्शन, it will be trough. फाइन. तो ये दोनों टर्म्स हैं. अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे ऑफ साउंड वेव. सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? तो सबसे पहले आपको अब ये पता करना है कि एक वेव क्या होती है, एक वेव क्या होगी. सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, या फिर एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को एक साथ हम ले तो वो हो जाएगी हमारी एक वेव या फिर एक ऑस्किलेशन. एक कंप्रेशन या एक रेयर फ्रैक्शन मतलब एक वेव कितनी होगी है यहाँ पे, यहाँ से इस कंप्लीट एक ये कंप्रेशन हो गया और एक ये रेयर फ्रैक्शन यहां तक. सो ये क्या है? कंप्लीट एक वेव या फिर कंप्लीट एक ऑस्किलेशन. फाइन. वेवलेंथ क्या होती है कि उस वेव की लेंथ, इट इज वेरी सिंपल, उस वेव की जो लेंथ होगी दैट विल बी वेवलेंथ. या फिर आप एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, या फिर आप दो कंप्रेशन भी एक साथ ले सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन. वो भी एक ही बात हुई, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कंप्रेशन लिया एक रेयर फ्रैक्शन लिया, वो लेंथ हो गई हमारी वेवलेंथ. अब आप एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन की जगह एक कंप्रेशन और उससे अगली कंप्रेशन भी ले सकते हो, या फिर एक रेयर फ्रैक्शन और उससे अगला रेयर फ्रैक्शन. जो दोनों के बीच की जो लेंथ होगी दैट विल बी वेवलेंथ. एक ही बात है. या फिर एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, या फिर दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द वेव या फिर वन ऑस्किलेशन. और इसको वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से, इस सिंबल से. सो दिस इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ. और इसको, ये ग्रीक वर्ड है और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? लैम्डा. सो दिस इज अ ग्रीक वर्ड प्रोनाउंस्ड एज, ग्रीक लेटर प्रोनाउंस्ड एज लैम्डा. फाइन. और वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर. बिकॉज हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, और लेंथ किस में मेजर होगी? मीटर में. इसलिए जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट है वो है मीटर. फाइन. सो दिस इज वेवलेंथ. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में. सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पॉइंट पे से एक सिंगल पॉइंट, लेट्स से दैट दिस इज द लाइन और यहाँ पे एक ये सिंगल पॉइंट है, तो इस सिंगल पॉइंट में पे से एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी. अगर ये पॉइंट है और एक सेकेंड में, वी विल टेक 1 सेकेंड हियर. फाइन. एक सेकेंड में इस पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड. फाइन. सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second, that is the frequency. Fine. frequency को हम represent कैसे करते हैं? From this symbol. This is not V, ये V नहीं है, ये ग्रीक लेटर है और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नू. NU, नू. तो इसको नू प्रोनाउंस करते हैं और ये ग्रीक लेटर है. फाइन. और फ्रीक्वेंसी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज हर्ट्ज. हर्ट्ज रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल H और Z. सो ये है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. फाइन. सो अगर मान सकते हैं हम किसी, अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है 3, सो उसको हम कैसे बोलेंगे? 3 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज. फाइन.
So this was frequency. So friends, now let's discuss the third characteristic which is time period. तो अब आपको इसके नेम से ही हिंट मिल गया होगा, टाइम पीरियड मतलब हम किसी इवेंट के टाइम की बात कर रहे हैं. सो टाइम पीरियड एक्चुअली क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पॉइंट पे से एक वेव को पास होने में, एक ऑस्किलेशन को पास होने में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी आवर टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव. सिंपली एक फिक्स्ड पॉइंट पे से एक ऑस्किलेशन, एक वेव को पास होने में या उस पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम पीरियड. सो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई? Time taken by one wave or one oscillation to cross a fixed point is called the time period of that wave. Fine. टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में. टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. सो अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड विल बी सेकेंड्स. फाइन. तो अब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में. तो अब इन दोनों टर्म्स के बीच में, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है. दैट फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. 1 बाय टाइम पीरियड. तो ये यहां से फॉर्मूला डिराइव हुआ. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है. ये इन दोनों टर्म्स के बीच का रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में ये रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. सो इस फॉर्मूला को मैं यहां लिख देती हूँ. फाइन. फाइन. सो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड के बारे में. सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड की एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई कि वो मैग्नीट्यूड है ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड सिंपली, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साउंड प्रोपेगेट कैसे होती है. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो उसके सराउंडिंग जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल की बात करें तो वो जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होगा, मैक्सिमम कितना वाइब्रेट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड बोलते हैं. You need not to confuse in the definition. Simply एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा वो होता है एम्पलीट्यूड. फाइन. तो यहाँ पे भी मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है. ये क्या है? कंप्रेशन. इट इज द कंप्रेशन एंड इट इज द रेयर फ्रैक्शन. ये क्या है? सबसे टॉप हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर वाला एरिया. कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इज अ रीजन इन एयर ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल्स. तो यहाँ पे ये जो रीजन है क्रेस्ट का, कंप्रेशन का, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर है पार्टिकल्स का. और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे लो डेंसिटी और लो प्रेशर. जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम क्राउडेड होंगे. तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर. तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट प्रेशर है, यहाँ पे सबसे लो डेंसिटी और लो प्रेशर है. तो एवरेज क्या आया? एवरेज विल बी दिस मिडल लाइन. सो ये जो मिडल लाइन पास हो रही है वेव के बीच में से, ये क्या है? दिस इज द रीजन ऑफ एवरेज डेंसिटी एंड एवरेज प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स. फाइन. तो हम बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड के बारे में. एम्पलीट्यूड क्या होता है? इस एवरेज वैल्यू, इस मीन वैल्यू के बीच में, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर से लेके जो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन तक, पीक तक, ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज एम्पलीट्यूड फ्रॉम द एवरेज डेंसिटी और प्रेशर टू द हाईएस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम द एवरेज डेंसिटी और एवरेज प्रेशर टू द लोएस्ट डेंसिटी एंड द लोएस्ट प्रेशर. यहाँ इस डिस्टेंस को भी एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे. ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है. एवरेज वैल्यू से सबसे हाई तक या फिर एवरेज वैल्यू से सबसे लो तक, ये दोनों एम्पलीट्यूड ही हैं. Fine. So friends, now let's discuss the fifth characteristic of a sound wave. It is speed. So speed क्या है कि वो particular wave या एक particular oscillation कितना distance travel करेगी in a per unit time. That is nothing but speed. Speed का क्या formula होता है? Distance by time. तो यहाँ पे हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा?
डिस्टेंस विल बी द वेव लेंथ, बिकॉज यहाँ पे हम वन वेव या वन ऑस्किलेशन की बात कर रहे हैं, उस वेव की जो लेंथ होगी दैट विल बी द डिस्टेंस फॉर अस। सो जो वेव लेंथ है वो हमारे लिए यहाँ पे डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस विल बी द वेव लेंथ। सो द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इट इज वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। फाइन, अभी तक हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। तब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि हम वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ वी आर डिवाइडिंग वेवलेंथ बाय टाइम, वी आर डिवाइडिंग वेवलेंथ बाय टाइम, सो इसको हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इंटू 1 बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ को हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेवलेंथ इंटू 1 बाय टाइम पीरियड। बात तो एक ही है। तो अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास 1 बाय टाइम पीरियड आ गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था। इट वॉज दिस वन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारे पास 1 बाय टाइम पीरियड आ गया, तो इस 1 बाय टाइम पीरियड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। हमने किया क्या, हमने फॉर्मूला ये डिराइव किया वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेवलेंथ इंटू 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। सो इस 1 बाय टाइम पीरियड की जगह हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। सो ये है हमारा एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ अ साउंड। फाइन, सो स्पीड ऑफ द साउंड विल बी रिटन एज वेवलेंथ into frequency, and this will be the speed of that particular sound wave, wavelength into frequency. Fine, so these were all the characteristics of a sound wave. अब हम बात करते हैं कि अब और भी characteristics हैं जो एक sound wave को determine करेंगे। यहाँ पे अब हम 2 sound waves का example लेते हैं। 2 sound waves हैं, वो same medium से travel कर रही हैं, वो same medium से same speed से आपके ears तक आ रही हैं और same frequency, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग वॉइस सुनाई देगी। जैसे ऐसा हो सकता है कि 2 साउंड हो, वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हो, सेम मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं और सेम टाइम पे आपके ईयर्स तक पहुंचे, लेकिन दोनों साउंड अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा क्यों? और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक साउंड वेव को डिटरमाइन करती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव व्हिच डिटरमाइंस अ साउंड। सो अब यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पिच। सो पिच क्या होता है? पिच डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ साउंड। वो साउंड कितनी श्रिल होगी, कितनी तेज होगी, लेमन लैंग्वेज में उसको पिच बोलते हैं। सो अब पिच को कौन डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। सो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक साउंड वेव की, उतनी ही ज्यादा उस साउंड की पिच होगी। सो दिस इज क्लियर दैट पिच इज डिपेंडेंट, पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। फाइन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पॉइंट पे से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम में, वो फ्रीक्वेंसी होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लो पिच साउंड है और ये हाई पिच्ड साउंड है। इट इज अ हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच साउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी। सो दिस इज अ हाई पिच साउंड। और ये क्या है? लो पिच साउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कम नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए पिच भी कम है। सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है लाउडनेस। अब लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट है? लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कितना ज्यादा एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन से, उसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और लाउडनेस एम्पलीट्यूड से ही डिटरमाइन होती है। कोई साउंड कितनी लाउड होगी या फिर कितनी सॉफ्ट होगी, ये डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड पे। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा साउंड उतनी ही लाउड होगी। सो दिस इज अ लाउड साउंड, दिस इज अ लाउड साउंड एंड दिस इज अ सॉफ्ट साउंड। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस,
सो यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, सो दिस विल बी अ लाउड साउंड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी, इसीलिए दिस इज अ सॉफ्ट साउंड। फाइन, सो ये दोनों फैक्टर्स थे जो भी हमने डिस्कस किए, पिच एंड लाउडनेस, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट सब टॉपिक फॉर दिस, इट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। जो साउंड की स्पीड है इट इज डिफरेंट इन एवरी मीडियम, इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैस। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। जो स्पीड होगी साउंड की वो अलग अलग होगी हर मीडियम में, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैस में अलग। लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टेस्ट किस में होती है? स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन स्लोअर इन लिक्विड एंड देन इन गैस। तो सब स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम किस में होगी? गैस में, देन उससे ज्यादा होगी लिक्विड में, और सबसे ज्यादा जो साउंड की जो स्पीड होगी वो सॉलिड्स में होगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू नो कि अगर मान लो ये सॉलिड बॉडी है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट या उसको हिट करेगा तो सबसे पहले वाइब्रेशन इस मॉलिक्यूल में होगी। तो अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा पार्टिकल होगा, वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो वाइब्रेशन जल्दी पास होगी। वाइब्रेशन जल्दी पास होगी तो यहाँ पे जो साउंड है वो हमें जल्दी सुनाई देगी, बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोज है, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी पास होंगी और साउंड हमें फास्ट सुनाई देगी। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो जो वाइब्रेशन पास होगी वो थोड़ी स्लोअर होगी क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। और गैसेस में सबसे स्लो जो वाइब्रेशन है वो सबसे स्लो पास होगी क्योंकि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, सबसे ज्यादा दूर है, इसीलिए वाइब्रेशन को पास होने में टाइम लगेगा, इट विल बी स्लो। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, देन लेस देन इन लिक्विड। जो लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सॉलिड से कम होगी और गैस में सबसे लीस्ट होगी। फाइन, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी बिजली कड़कती है, जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है बारिश के मौसम के टाइम, तो सबसे पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है और फिर हमें थंडर की आवाज सुनाई देती है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है साउंड की स्पीड से। जब भी बिजली कड़कती है तो सबसे पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, फिर हमें थंडर की आवाज सुनाई देती है। इससे हमें पता लगता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। फाइन, और जो साउंड की जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज होती है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो स्पीड है साउंड की वो भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड है साउंड की एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर। तो एयर में स्पीड है साउंड की 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, और साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हुई? 344 मीटर पर सेकेंड। सो इससे हमें पता लगता है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है। Fine. So this was the topic speed of sound in different media. Now let's discuss about the third topic of this chapter, which is reflection of sound. So friends, now let's discuss about our third topic, which is reflection of sound. So sound भी किसी surface को hit करने के बाद reflect होती है, जैसे light reflect होती है। Sound also follows the same law of reflection as light follows. Fine. So वो laws of reflection क्या है जो sound follow करती है? So the incident sound wave, ये क्या है? ये है incident sound wave, जो साउंड वेव आ रही है सरफेस की तरफ। सो जब सरफेस को हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, एंड दिस इज द नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है सरफेस से। फाइन, तो ये नॉर्मल है। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंड दिस इज
जो साउंड जब जो इंसिडेंट साउंड वेव आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव में नॉर्मल के बीच में दोनों का जो ये एंगल है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फाइन, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्सो ये जो इंसिडेंट साउंड वेव और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में ये तीनों रेज लाई करती हैं। फाइन, सो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ऑल्सो ये तीनों जो नॉर्मल इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये एक ही प्लेन में लाई करती है। फाइन, तो अब इस टॉपिक के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं। दे आर इको, reverberation and uses of multiple reflection of sound. So now let's discuss about them one by one. First of all, echo. So friends, now let's discuss about our topic, which is echo. So this you must have observed in your daily life also. जब भी आप किसी टॉल बिल्डिंग या फिर माउंटेन पे होते हो जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पॉसिबल है, वहां पे अगर आप क्लैप करोगे या शाउट करोगे तो आपको अपनी साउंड रिपीट होके सुनाई देती है। यू हियर द रिपीटिशन ऑफ योर ओन साउंड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और वो जो रिपीटेशन है हमारे साउंड की, वो कब तक परसिस्ट करती है हमारे ब्रेन में? फॉर 0.1 सेकेंड। तो इतने टाइम के लिए वो जो रिपीटेशन है साउंड की, वो हमारा ब्रेन परसिस्ट करता है, इतनी देर तक वो परसिस्ट करती है। फाइन, दिस इज अ वेरी इजी एंड स्मॉल टॉपिक। लास्ट में हम इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। फाइन, so now let's move on towards our next subtopic, which is reverberation. So friends, now let's discuss about our topic reverberation. तो reverberation क्या है? The repeated reflection that results in the persistence of sound is called reverberation. Echo होता है जब साउंड रिपीट होती है, जब आपको साउंड की रिपीटेशन सुनाई देती है। reverberation होता है जब साउंड ज्यादा देर तक परसिस्ट करती है। बिग ऑडिटोरियम्स में और कॉन्सर्ट हॉल्स में जो रिवर्बरेशन है वो बहुत अनडिजायरेबल है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग बैठे होते हैं और अगर सबकी साउंड रिवर्बरेट होगी, सबकी साउंड गूंजेगी, सो इट विल बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। इसीलिए रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटोरियम की जो रूफ्स और वॉल्स होती हैं उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर किया जाता है ताकि रिवर्बरेशन रिड्यूस हो जाए। सो वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं? कंप्रेस्ड फायरबोर्ड या फिर रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। तो ये कुछ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं जिनसे रूफ्स और वॉल्स को कवर किया जाता है, सो दैट रिवर्बरेशन कैन रिड्यूस। Fine. So this was a very easy topic, reverberation. Now let's talk about our next subtopic, which is uses of multiple reflection of sound. So friends, now let's discuss about the topic uses of multiple reflection of sound. Sound की जो multiple reflection होती है उसके daily life बहुत uses हैं. So now let's discuss about them. फर्स्ट इज मेगाफोन्स, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स। जो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, उनमें क्या होता है? आर ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें ये ऐसे डिजाइन होते हैं ताकि साउंड एक ही डायरेक्शन में जाए इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है साउंड की जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है instead of spreading. Fine. Then next is in stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ear by multiple reflection of sound. जो stethoscope एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर यूज करता है पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है पहले stethoscope में, और फिर वो डायरेक्ट डॉक्टर्स के ईयर में पहुंचती है, डॉक्टर के ईयर में पहुंचती है वो साउंड यूजिंग द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। Then जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा क्या किए जाते हैं? उनकी सीलिंग्स पे आर कर्व्ड so that sound after reflection reaches all the corners of the hall. तो क्या किया जाता है? जो सिनेमा हॉल्स होते हैं या कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, उनकी जो सीलिंग्स होती है, जो रूफ होती है, वो कर्व्ड होती है, कर्व्ड बनाई जाती है ताकि जब साउंड प्रोड्यूस हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हर कॉर्नर तक पहुंचे। फाइन, इसीलिए जो उनकी सीलिंग्स होती है वो कर्व्ड होती हैं। So
सो ये कुछ डेली लाइफ यूजेस हैं ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो दिस वाज अ वेरी इजी टॉपिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रेंज ऑफ हियरिंग. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेंज ऑफ हियरिंग. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ह्यूमन बींग्स की एक पर्टिकुलर ऑडिबल रेंज होती है. उस रेंज के अंदर ही हम साउंड सुन सकते हैं. फाइन. सो व्हाट इज दैट रेंज? द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो ये हमारी ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बींग्स की. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की साउंड वेव्स ही हम सुन सकते हैं. 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज. इसलिए आप 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो. तो ये हमारी ऑडिबल रेंज है. 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड भी हम नहीं सुन सकते हैं. सो 20 हर्ट्ज से जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होंगी उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड शॉर्ट फॉर्म में. और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होंगी उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड. फाइन. सो इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसी साउंड? वेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइजेस, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फाइन. सो दिस वाज द बोथ टाइप्स ऑफ साउंड. अब ये जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड, इनका इंडस्ट्रीज में और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. अल्ट्रासाउंड का, हाई फ्रीक्वेंसी वेव का. सो अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, इसीलिए इसका इंडस्ट्रीज में और मेडिकल पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एप्लीकेशंस ऑफ ultrasound. So friends, now let's discuss about our topic applications of ultrasound. जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, उसका क्या यूज है. सो बिग मशीनरीज में, इंडस्ट्रीज में और मेडिकल यूज के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है. फाइन. तो फर्स्ट यूज है, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं उनमें बहुत सारे मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं. सो उनको क्लीन करना, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको फिजिकली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं मशीन में जिनको फिजिकली क्लीन नहीं किया जा सकता, जो हार्ड टू रीच होते हैं. सो उनको क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है? उनको एक क्लीनिंग सोल्यूशन में रखा जाता है और उस सोल्यूशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करवाई जाती हैं. और जब अल्ट्रासोनिक वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, सो जब वो उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को या जो भी वो मेटेलिक कंपोनेंट है जिसको क्लीन करना है, तो जब वो उस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उससे टकराती हैं तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स या ग्रीस पार्टिकल्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं. सो अल्ट्रासोनिक वेव्स का किसमें यूज किया जाता है? उन कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए जो हार्ड टू रीच है किसी भी मशीनरी में. फाइन. सो सेकेंड यूज है, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन एनी मेटल ब्लॉक्स. अब जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या मशीन्स, सो उनको बनाने के लिए जो मेटेलिक कंपोनेंट का यूज किया जाता है, अगर उनमें कोई क्रैक होगा या कोई डिफेक्ट होगा, सो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर दैट स्ट्रक्चर. इसीलिए अगर किसी भी मेटेलिक कंपोनेंट में जिससे कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनना है, उसमें कोई भी फ्लॉ या क्रैक या कोई भी डिफेक्ट पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है. उस मेटेलिक कंपोनेंट में जो क्रैक है वो इतना हल्का, इतना कम हो सकता है कि वो फिजिकली हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो छोटे से छोटा क्रैक भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है स्ट्रक्चर के लिए. इसीलिए उस क्रैक को पता करने के लिए, उस डिफेक्ट को पता करने के लिए उस मेटेलिक कंपोनेंट में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है. सो होता क्या है, उस मेटेलिक कंपोनेंट को, उस मेटेलिक कंपोनेंट में से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करवाई जाती हैं. सो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स पास होती हैं और उस मेटेलिक कंपोनेंट के एंड में एक डिटेक्टर लगा देते हैं जो उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करेगा. और अगर उस मेटेलिक कंपोनेंट में कोई क्रैक या कोई फ्लॉ या फिर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पास होके उस डिटेक्टर तक पहुंच जाएंगी और वो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा. लेकिन अगर उस मेटेलिक कंपोनेंट में कोई भी छोटे से छोटा क्रैक भी होगा, तो जो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और उस डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेंगी. और इससे हमें पता लगेगा कि उस मेटेलिक कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट या कोई क्रैक है या नहीं.
अगर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होकर दोबारा पीछे आ गई मतलब कोई क्रैक या कोई डिफेक्ट है। फाइन। सो इससे पता लगता है कि किसी भी मेटल ब्लॉक में कोई भी डिफेक्ट पता करने के लिए उनका यूज किया जाता है। Third use can be ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of the body। अब जो internal organs होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे लिवर, किडनी, गैल ब्लैडर, यूट्रस, इनकी इमेजेस के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। सो जब भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमारी टिश्यूज में से पास करवाया जाता है और वो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स टिश्यूज में से पास होती हैं और जब भी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में टिश्यू की डेंसिटी में चेंज आता है तो वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दोबारा पीछे चली जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इससे क्या पता लगता है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जहां पे टिश्यू की डेंसिटी में चेंज है और इससे पता लगेगा कि हाँ इस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम है। तो इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है फॉर गेटिंग द इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनिक वेव्स से आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस लेना, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, सो दैट डॉक्टर कैन गेट व्हाट प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। फाइन। एक और टेक्निक है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इकोकार्डियोग्राफी है जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को हार्ट में से पास करवाया जाता है और हार्ट की इमेजेस ली जाती हैं सो दैट डॉक्टर कैन गेट दैट विच प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन योर हार्ट। तो इस टेक्निक को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। नेम में ही है, कार्डियोग्राफी मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। फाइन। सो ये कुछ डेली लाइफ यूजेस हैं, ये कुछ रियल यूजेस हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के। फाइन। सो अब यहाँ पे एक सब टॉपिक है इस टॉपिक में विच इज सोनार, SONAR, which is a very important topic. So now let's discuss about that. So friends, now let's discuss about our topic sonar. So it is a acronym. इसकी full form क्या है? Sound Navigation and Ranging. SO for sound, N for navigation, A for and R for ranging. Sound Navigation and Ranging. तो ये क्या है? सोनार क्या है? सोनार is a device that uses ultrasonic wave. ये एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जब भी कोई शिप या कोई जो बोट है वो फ्लोट कर रही होती है किसी वाटर बॉडी पे, तो जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्टेंस या उनकी डायरेक्शन या उनकी स्पीड पता करने के लिए हम सोनार डिवाइस का यूज करते हैं। और वो डिवाइस क्या यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। फाइन। तो अब सोनार में दो चीजें होती हैं, सोनार डिवाइस में दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करता है और डिटेक्टर उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। सो होता क्या है ये अब ये पता करते हैं। सो ये एक शिप है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये एक शिप है, ये वाटर पे फ्लोट कर रहा है और इसके बॉटम पे दो डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये ट्रांसमीटर है और ये डिटेक्टर है। ओके। सो अब ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करेगा। सो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज होती हैं और पानी में जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं तो अगर वो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेंगी तो जो वेव्स हैं वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके शिप के पास आएंगी। तो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, रिलीज की जाती हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा शिप के पास जाती हैं और डिटेक्टर फिर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। फाइन। सो इससे क्या होगा? इससे हम डिस्टेंस पता कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट और शिप के बीच में। या फिर सी बेड क्या होता है? ओशन का बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट, सबसे बॉटम जो सबसे बॉटम ग्राउंड होगा उसको सी बेड बोलते हैं। सो सी बेड से शिप के बीच का डिस्टेंस हमें इससे पता लग सकता है। सो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता करने के लिए शिप से लेके सी बेड तक यहाँ पे हमें कैसे पता कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो कह सकते हैं हम उसको डी लेट कर देते हैं। जो डिस्टेंस है शिप और सी बेड के बीच में, लेट से दैट इज डी। अब स्पीड चाहिए हमें यहाँ पे साउंड की, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से रिलीज होंगी उसकी क्या स्पीड होगी। सो लेट से जो स्पीड है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो है v। सो v इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज्ड बाय द ट्रांसमीटर। ओके। फिर हमें चाहिए टाइम। अब टाइम हमें चाहिए, तो टाइम, अब देखो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज हुई, यहाँ से रिलीज करी और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर के पास आई, तो जो टोटल जो टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, लेट्स से दैट टाइम इज
t। ठीक है, d है हमारा डिस्टेंस, v है हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, t है हमारा टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ट्रांसमिट की जब वेव्स और जब वेव्स रिसीव हुई, इसके बीच के टाइम को हम t लेट कर देते हैं। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है शिप और सी बेड के बीच में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया और इसकी हेल्प से हमने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फाइन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, thus we can write that distance is equal to speed into time। जो हमें स्पीड गिवन होगी अल्ट्रासोनिक वेव की वाटर में वो, और इनटू टाइम जितना टोटल टाइम लगा, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि ट्रांसमीटर से पहले वो सी बेड तक गई, फिर वो सी बेड से दोबारा शिप तक आई, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना। हम तो फाइंड कर रहे हैं शिप से सी बेड के बीच में, लेकिन वेव ने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार गई फिर एक बार आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस हुआ। फाइन, तो दिस विल बी द डिस्टेंस। इस लास्ट में हम इस टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। फाइन, so this was the topic sonar. Now let's talk about the last topic of this chapter, which is structure of the human ear. So friends, now let's discuss about the last topic of this chapter, which is structure of human ear. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। So this is the structure of our ear. ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, कहाँ वो लोकेटेड है और उनका क्या फंक्शन है। So let's start with the first part, which is पिना। So जो ये पिना है, इसका क्या फंक्शन है? हम जितनी भी साउंड सुनते हैं अपनी सराउंडिंग में, उन सबको कलेक्ट करना। So this collect all the sound that we hear in our surrounding, and then that sound passes through auditory canal। फिर वो जो साउंड हम सुनते हैं वो ऑडिटरी कैनाल से पास होती है। फिर अब यहाँ पहुंचती है, यहाँ पे जो आप ये थिन मेम्ब्रेन से देख रहे हो, ये क्या है? ईयर ड्रम। ये हमारा ईयर ड्रम है। जब भी साउंड यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पहुंचती है, तो वो साउंड तो वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वाइब्रेशन। तो ये ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। फिर जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है, तो ये 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये किस में इंक्लूडेड है? ये मिडिल ईयर में इंक्लूडेड है। ईयर ड्रम तक जो हमारा पार्ट था वो था आउटर ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या है? हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये तीनों बोन्स हैं। फाइन, और स्टिरअप आपको जनरल नॉलेज के लिए, स्टिरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। फाइन, तो ये तीनों बोन है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये तीनों मिडिल ईयर में आती हैं। और इन तीनों का क्या फंक्शन है? जो साउंड अभी आपने रिसीव की अपने ईयर से, उनको मैग्नीफाई करना, उनको एम्पलीफाई करके उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना। फाइन, ये फंक्शन है इन तीनों बोन्स का। फिर वो साउंड वाइब्रेशन जब इनर ईयर में आती है, तो इनर ईयर में जो ये कोचलिया, आप ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या करता है? ये उस साउंड वाइब्रेशन को, उन प्रेशर वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो ये कोचलिया है, इसका फंक्शन है, इट कन्वर्ट्स दैट प्रेशर वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर जब इनर ईयर में जो कोचलिया उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर ऑडिटरी नर्व से वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन को पता चलता है कि हमने कोई साउंड सुनी है। फाइन, सो ऐसे साउंड प्रोपिगेट होती है हमारे ईयर में। पिना से एंटर करती है, फिर ऑडिटरी कैनाल से जाती है, फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, फिर ये तीनों बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप, उस साउंड को और एम्पलीफाई करती हैं। फिर कोचलिया उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व से वो ब्रेन तक जाती है। फाइन, सो ऐसे हम साउंड सुनते हैं अपने ईयर से। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। Fine, so this was the last topic. Now let's do some numericals. So friends, now let's do this numerical. This is our first numerical. It is a sound wave has a frequency of 2 kilohertz. एक sound wave है और उसकी frequency हमें given है 2 kilohertz and wavelength 35 सेंटीमीटर, और हमें wavelength given है कितनी? 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि उस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे। तो जो जो हमें पहले गिवन है हम उसको लिख लेंगे। सो व्हाट इज गिवन टू अस? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया था पहले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ये V नहीं है,
इट इज नू, इसको नू बोलते हैं. सो ये वी नहीं है, डू नॉट कंफ्यूज विद इट. सो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 2 किलो हर्ट्ज. 2 किलो हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं. एक ही बात है, 2 किलो हर्ट्ज या 2000 हर्ट्ज. सो 2 किलो हर्ट्ज की जगह हम लिख लेंगे 2000 हर्ट्ज. फाइन. वेवलेंथ हमें गिवन है. वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से. इसको लैम्डा बोलते हैं. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू, इट इज 35 सेंटीमीटर. तो 35 सेंटीमीटर को हम 0.35 मीटर भी लिख सकते हैं. हम इसको मीटर में क्यों लिखेंगे वेवलेंथ को? क्योंकि जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. इसलिए हम इसको मीटर में लिखेंगे 0.35 मीटर. तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा. फाइन. तो हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है. हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने अर्लियर एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, तो इट इज ऑफ स्पीड. तो हम यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से. देखो आपने इस साइन और इस साइन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना. ये फ्रीक्वेंसी का है और ये स्पीड का है. ओके. तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वेवलेंथ कितनी है? 0.35 मीटर इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 हर्ट्ज. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर क्या आएगा? 700 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या आ गई? स्पीड ऑफ दैट साउंड वेव. तो ये उस साउंड वेव की स्पीड आ गई. हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली. अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम पूछ रहे हैं हमसे. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास देखो डिस्टेंस दे दिया कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में. स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? हमें इतना पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड हमने कैलकुलेट कर दी, डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम हमें निकालना है. तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड वेव. तो डिस्टेंस क्या है? 1.5 किलोमीटर गिवन है. इस 1.5 किलोमीटर को हम मीटर में लिख लेंगे बिकॉज द एसआई यूनिट इज मीटर. सो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड कितनी है? 700. तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 2.1. और यूनिट क्या लगेगी? यूनिट लगेगी सेकेंड, क्योंकि जो टाइम की एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड. सो इट विल बी सेकेंड. सो उस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2.1 सेकेंड्स लगेंगे. फाइन. सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. So friends, now let's solve our second numerical. It is an echo is heard in 3 seconds. एक source of sound था, उसने sound create करी और फिर वो जो sound travel हुई और वो reflecting surface पे हिट हुई और फिर दोबारा उस सोर्स ऑफ साउंड तक आई. और इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स का. एक सोर्स ऑफ साउंड ने साउंड क्रिएट करी, रिफ्लेक्ट होके वो दोबारा उसके पास आई, तो इसमें टाइम लगा 3 सेकेंड्स. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स? अब ये बोल रहा है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने इस बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहे हैं हमसे. स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड और हमें स्पीड दे दी साउंड वेव की 342 मीटर पर सेकेंड. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें देखो टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वो साउंड वेव है उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया. डिस्टेंस हमसे सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का पूछ रहे हैं. इसकी वैल्यू है d. लेकिन साउंड वेव ने तो डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, एक बार वो गई फिर एक बार आई. तो यहाँ पे हमें लिखना है 2d, 2 इंटू डिस्टेंस, क्योंकि उसने डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया. फाइन. तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. स्पीड कितनी है? 342 इंटू टाइम है 3 सेकेंड्स इंटू 3. अब हमें चाहिए सिर्फ डिस्टेंस, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए इस सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में. तो जो ये 2 है ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो d विल बी 342 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2. 2 इससे डिवाइड हो जाएगा. सो व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 2 यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. आंसर क्या आएगा? 513 मीटर कैलकुलेशंस के बाद. तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास?
513 मीटर। बहुत इजी था, जस्ट हमने ये फॉर्मूला यूज किया है एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. So friends, now let's solve our last numerical. It is a submarine emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds. तो एक शिप है, उसने सोनर पल्स रिलीज करी और वो उस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक क्लिफ पे वो जो सोनर पल्स है वो स्ट्राइक हुई और फिर वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा आई. इसमें टाइम कितना लगा? 1.02 सेकेंड्स. इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार अवे इज द क्लिफ? अब यहाँ पे साउंड वेव की हमें स्पीड बता दी 1531 मीटर पर सेकेंड. अब ये पूछ रहे हैं कि शिप और इस क्लिफ के बीच में कितना डिस्टेंस है. सो वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है. फाइन. तो यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस है वेव का वो डबल है, क्योंकि उसने 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार गई फिर एक बार वापस आई. सो हियर इट विल बी 2 इंटू डिस्टेंस, 2 टाइम्स द डिस्टेंस. सो वैल्यूज पुट करते हैं. स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 1.02 सेकेंड्स. तो हमें तो चाहिए सिर्फ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो ये जो 2 है ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो डिस्टेंस विल बी इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 2. तो जब आप कैलकुलेशंस करोगे, आफ्टर कैलकुलेशंस योर आंसर विल बी 780.81 मीटर. तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द क्लिफ, इनके बीच का डिस्टेंस. इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो ये जो टेक्निक है जिससे हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, शिप और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इको रेंजिंग. इस टेक्निक को बोलते हैं इको रेंजिंग. फाइन. So this was the last numerical and this is all about this chapter. I hope you have understood it and enjoyed this video. So I'll be coming back with some more new topics of class 8 and class 9. Till then, that's it. And if you have any doubt in this chapter, please let me know in the comment box. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. So that's all for this video. Thank you.